हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं शालक्य तंत्र मॉडर्न के अंदर सब कंजक्टाइवल हेमरेज की। तो दोस्तों, जो शुक्लगत रोग है उसके अंदर 4 डिजीज मॉडर्न के अंदर हमारी दे रखी है सिलेबस के अंदर। टेरिजियम, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, स्क्लेराइटिस और इपिस्क्लेराइटिस। तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो शुक्लगत रोग में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही मॉडर्न डिजीज़ है। पहला सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला होता है हमारा टेरिजियम। अर्म को आयुर्वेद और मॉडर्न दोनों को मिलाकर पूछा जाता है, अर्म और टेरिजियम को साथ में पूछा जाता है। और सेकेंड वन पूछा जाता है सब कंजक्टाइवल हेमरेज को, जिसको आयुर्वेद में हम अर्जुन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज को। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन इसकी, ए सब कंजक्टाइवल हेमरेज इज ब्लीडिंग अंडरनीथ द कंजक्टिवा। ठीक है, कंजक्टिवा के नीचे क्या हो जाना, ब्लीडिंग का हो जाना। ठीक है, तो क्या है, सब कंजक्टिवल हेमरेज इज ब्लीडिंग अंडरनीथ द कंजक्टिवा। सिंपल सा है, क्या, ब्लीडिंग अंडरनीथ द कंजक्टिवा, कंजक्टिवा के नीचे ब्लीडिंग हो जाना। इसको एक और नाम से जाना जाता है, ऑल्सो कॉल्ड इकीमोसिस। इकीमोसिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। जब मैंने क्रेनियो सेरिब्रल इंजरी आपको पढ़ाई थी सर्जरी के अंदर, तो वहाँ पर एंटीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर हमने एक वर्ड पढ़ा था इकीमोसिस। ये वही चीज़ है, वहाँ पर भी देखने को मिलता है। एक दूसरे से कोलेट करके भी समझे कि हमने क्या चीज़ कहाँ पे पढ़ी थी, तो याद भी रहेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, ब्लीडिंग अंडरनीथ द कंजक्टिवा मीन्स क्या हो जाएगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज, जिसको एक और नाम से जाना जाता है। क्या नाम है उसका, इकीमोसिस। और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ तो ये लाइनिंग आप लिख सकते हो यहाँ पर कि कंजक्टिवा में मेनी स्मॉल फ्रेजाइल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आसानी से रप्चर या ब्रेक हो सकती है। जब ये रप्चर होती है तो ब्लड कंजक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में लीक हो जाता है और इसे ही सब कंजक्टाइवल हेमरेज कहते हैं। तो क्या होता है भैया, जो कंजक्टिवा है वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स होती है बहुत सारी रहती है, लेकिन फ्रेजाइल रहती है। ठीक है, बहुत ही आसानी से टूट सकती है। ठीक है, तो वो जैसे ही टूटती है तो क्या होती है, किसी भी कारण से टूट सकती है। ठीक है, वो सिस्टेमिक डिजीज हो सकती है, आई ट्रोमा हो सकता है, अभी कारण हम पढ़ेंगे क्या क्या हो सकते हैं। तो यदि वो रप्चर हो जाए तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड रहता है वो कंजक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में लीक हो जाता है। इसीलिए कि वो क्या बोल रहे हैं, सब कंजक्टाइवल बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, कंजक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में ब्लड लीक आउट हो रहा है, इसलिए जो स्पेस है इसलिए उसको बोल रहे हैं सब कंजक्टाइवल हेमरेज। तो बहुत ही आसान है कि कंजक्टिवा के अंदर बहुत सारी मेनी स्मॉल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है जो आसानी से रप्चर हो जाती है। और यदि वह रप्चर होती है तो ब्लड कहाँ लीक आउट हो जाता है, कंजक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में। उसी को हम क्या बोलते हैं, सब कंजक्टाइवल हेमरेज बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसके कोज कि आखिरकार होता क्यों है। तो बहुत ही सिंपल, ध्यान देकर पढ़िए, बहुत ही सिंपल डिजीज़ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कोज के अंदर सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, यदि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा तो भी यहाँ पर हमको क्या हो जाएगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिल सकता है, क्योंकि ब्लड वेसल्स के ऊपर उसका डायरेक्ट फोर्स पड़ेगा। तो सीवियर हाइपरटेंशन। सेकेंड देखिए, ब्लड डिसऑर्डर लाइक ल्यूकेमिया, एनीमिया होने के कारण भी यहाँ पर क्या हो सकता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखा जा सकता है। आगे देखिए, आई ट्रोमा, कोई चोट लग गई आंख के ऊपर तो भी वहाँ पर सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है। और लेसिक आई सर्जरी जो होती है उसके अंदर भी हमको सब कंजक्टाइवल हेमरेज देखने को मिल सकता है। तो बहुत ही सिंपल है, या तो सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, अब याद करने का इसको तरीका बताता हूँ आपको कि बहुत आसानी से याद हो जाएगा। 2 कोज आपके क्या हो जाएंगे, पूरी बॉडी के अंदर होने वाले हो जाएंगे, और 2 कोज स्पेसिफिक आंख के हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 2 कोज पूरी बॉडी के अंदर, हाइपरटेंशन होगा तो पूरी बॉडी के अंदर होगा। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर, पूरे ब्लड डिसऑर्डर हो रहा है तो पूरी बॉडी के अंदर होगा, एनीमिया हो गया, ल्यूकेमिया होगा। ठीक है, ये तो होगा सिस्टेमिक कोज। दो हम आंख के स्पेसिफिक बात कर रहे हैं कि आंख के अंदर या तो ट्रोमा लग जाए या आंख के अंदर ही लेसिक सर्जरी हो जाए। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम बात कर रहे हैं 4 कोजेस के, 2 सिस्टेमिक है और 2 कैसे हैं, हमारे ओनली आई से रिलेटेड। ठीक है, सिस्टेमिक कौन से, सीवियर हाइपरटेंशन पूरी बॉडी में होता है, ब्लड डिसऑर्डर पूरी बॉडी के अंदर होते हैं, आई ट्रोमा और लेसिक आई सर्जरी स्पेसिफिक आंख के अंदर होती है। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्लिनिकल फीचर कि क्या हमको देखने को मिलेगा भाई इसके अंदर। तो मेनली सिम्टम लेस होते हैं, कोई भी इसके अंदर सिम्टम नहीं देखने को मिलता। ठीक है, आगे बात करें, जिस डिजीज़ के कारण हुआ है उसके सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। तो जैसे अभी हमने बात करी कि हाइपरटेंशन होगा तो उससे रिलेटेड मिल जाएगा। ठीक है, और बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यदि एनीमिया, ल्यूकेमिया वगैरह कुछ कंडीशन हो रही तो उसके सिम्टम दिख जाएंगे।
आई ट्रोमा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग देखने को मिल जाएंगे। तो हमें क्या होगा, जो डिजीज़ होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कंजक्टिवल हेमरेज के अंदर सिम्टम देखने को मिलेंगे। तो पहला तो क्या है कि या तो सिम्टम मिलेंगे ही नहीं, सिम्टम मिलते ही नहीं है, और मिलेंगे तो कौन से मिलेंगे, डिजीज़ वाइज मिलेंगे, जिस डिजीज़ के अकॉर्डिंग हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर सिम्टम भी देखने को मिलेंगे। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ टाइम ब्लड एब्जॉर्ब इन 7 to 21 डेज। तो यहाँ पर क्या होता है, ये डिजीज़ जो होती है सेल्फ लिमिटिंग होती है। क्या करती है, यदि आपके आंखों के अंदर सब कंजक्टाइल हेमरेज हो चुका है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, 7 से 21 दिन के अंदर वो वापस ही खुद ब खुद एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है। ठीक है, आगे देखिए डायग्नोसिस। तो जो डायग्नोसिस है उसको ध्यान में रखिएगा, जो कोज है उसी के अकॉर्डिंग हम डायग्नोसिस बनाएंगे। देखिए पहला कोज क्या था, सीवियर हाइपरटेंशन। ठीक है, तो डायग्नोसिस क्या करेंगे, बीपी मेजरमेंट। ठीक है, बीपी मेजर करके अपन पता कर सकते हैं कि हाइपरटेंशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। ठीक है, पहला हो गया। नेक्स्ट देखिए ब्लड डिसऑर्डर, ल्यूकेमिया, एनीमिया, इनको कैसे पता कर सकते हैं, ब्लड इन्वेस्टिगेशन, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट के द्वारा। तो सीबीसी और HB% करवा लिया। आगे देखिए आई ट्रोमा हो गया, लेसिक आई सर्जरी हो गई, कोई भी प्रॉब्लम हुई है ट्रोमा रिलेटेड, वो कैसे पता करेंगे, एक्सरे करके, MRI करके, CT स्कैन करके। तो भाई जो कोज थे उसी से आपकी डायग्नोसिस बन गई। ठीक है, हाइपरटेंशन था, बीपी मेजर कर लिया। ठीक है, ब्लड डिसऑर्डर थे, हीमेटोलॉजिकल टेस्ट कर दिया। कोई भी ट्रॉमा वगैरह था तो हमने जो भी मेनली जो रहते हैं एक्सरे, MRI, CT स्कैन करवा दी। तो बहुत ही सिंपल इसका डायग्नोसिस आपका बन जाएगा। अब आगे देखिए कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। ठीक है, तो इफ़ इन्फेक्शन एंड ट्रॉमा अब्सेंट, नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड बिकॉज सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या होता है कि यदि सब कंजक्टिवल हेमरेज हो गया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, 7 से 21 दिन के अंदर खुद ब खुद ठीक हो जाता है। वो ब्लड जो निकला है वो वापस आंख के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यदि यहाँ पर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ है, तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए साइकोथेरेपी एंड अश्योरेंस टू द पेशेंट। अब क्या होगा भाई, देखिए ये तो हमको तो समझ में आ रहा है कि सब कंजक्टिवल हेमरेज 7 से 21 दिन में एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन पेशेंट तो हमारे पास कंप्लेन लेके आएगा कि सर मेरी आंख के अंदर ब्लड निकल रहा है। ठीक है, उसको तो ब्लड दिख रहा है, वो तो घबरा जाएगा मेरी आंख के अंदर ऐसा क्या हो गया कि इतना ब्लड निकल रहा है। तो भाई उसको क्या करना है, साइकोथेरेपी देना है, समझाना है कि भाई ये एक तरह की मेडिकल डिजीज है, इसके अंदर आपको घबराना नहीं है, बहुत ही आसानी से 7 से 21 दिन के अंदर ये ब्लड आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा। उसको आश्वासन देके समझाना है, साइकोथेरेपी देना है। ठीक है, आगे बात करें आर्टिफिशियल टीयर में बी अप्लाइड। ठीक है, तो आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप्स आती है, उसको आप यूज़ कर सकते हो। यदि किसी पेशेंट के अंदर ऐसा लगता है कि उसे कोई इरिटेशन फील हो रही है या फिर ऐसा लग रहा है कि कोई रफनेस जैसा फील हो रहा है, तो आप आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप वहाँ पर प्रिस्क्राइब कर सकते हो। आगे बात करें ट्रीट द अंडरलाइंग कोज। तो जैसा कि हमने बात करा कि डिजीज़ के अकॉर्डिंग सिम्टम देखने को मिलते हैं, तो जो डिजीज़ हो रही है उसको ठीक करो, डिजीज़ ठीक हो जाएगी तो सब कंजक्टिवल हेमरेज खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। आगे देखिए कोल्ड कंप्रेशन इन इनिशियल स्टेज फॉर स्टॉप ब्लीडिंग एंड हॉट कंप्रेशन इन लेट स्टेज फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्लड। अब क्या करना है भाई, जब जैसे ही वहाँ पर सब कंजक्टिवल हेमरेज हुआ है, हमको पता चला है कि इनिशियल स्टेज है, प्राइमरी कंडीशन है, जस्ट हुआ है, तो आप वहाँ पर कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। ठीक है, ठंडी सिकाई वहाँ पर कर सकते हैं, जिसकी वजह से क्या हो, जो क्लोटिंग प्रोसेस है वो जल्दी से हो जाए और ब्लड ज़्यादा बाहर लीक आउट ना हो। ठीक है, यदि ज़्यादा टाइम हो चुका है कि ब्लड निकल ही चुका है, लेट स्टेज पहुँच चुकी है, तो अब क्या करना है, वहाँ पर गर्म सेक करनी है ताकि जो ब्लड वहाँ पर बाहर निकला है वो जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही सिंपल ट्रीटमेंट है। सबसे पहले क्या करना है भैया, यदि इन्फेक्शन और ट्रॉमा की कंडीशन नहीं है तो कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, 7 से 21 दिन में ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकंड, पेशेंट को समझाना है कि भाई नॉर्मल सी कंडीशन है, आपको 7 से 21 दिन में ब्लड एब्जॉर्ब हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। आगे बात करें आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप आप दे सकते हो, यदि कोई भी इरिटेशन हो रही है, रफनेस अगर आंख के अंदर आ रही है दे सकते हैं। और साथ में आगे क्या करना है, जो भी डिजीज है जिसकी वजह से सब कंजक्टिवल हेमरेज देखने को मिल रहा है उसका ट्रीटमेंट करना है। और जो प्राइमरी स्टेज है वहाँ पर क्या करना है, कोल्ड कंप्रेशन देना है, किसके लिए, ब्लीडिंग को रोकने के लिए। और लेट स्टेज में जो सेकेंडरी स्टेज है, यदि ज़्यादा टाइम हो गया है तो बाद में क्या करना है, हॉट कंप्रेशन देना है, जिससे क्या हो जाएगा, जो ब्लड निकला है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए। तो बहुत ही सिंपल डिजीज थी, बड़ी आसानी से आपको इस तरह से सब कंजक्टिवल हेमरेज याद हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। यदि आप मास्टरमाइंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।